साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एक्सेस में। आज हम लेक्चर नंबर 14 लेकर के आए हैं, जिसमें जो टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। वी हैव टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब जो दो स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चे, वे दो स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेकर के? पहला, ही द हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द एनर्जी can neither be created nor destroyed through it can be transformed from one form to another. Got it? तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट देखने को मिले। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा जो हीट होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो और जो वर्क होता है मैकेनिकल वर्क, ये म्यूचुअली कन्वर्टेबल है। म्यूचुअली कन्वर्टेबल का मतलब होता है, म्यूचुअली का मतलब होता है परस्पर। तो हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है और वर्क हीट में कन्वर्ट होता है। इससे हम कहते हैं म्यूचुअली कन्वर्टेबल। और हीट क्या होता है और वर्क क्या होता है, हम प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। आप पीछे की वीडियो जा करके देख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एनर्जी होती है उसे हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, है ना, कि जो एनर्जी है वो क्या है, ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो सकती है वन फॉर्म टू अदर। इसका हिंदी में क्या होगा? इसका मतलब ये है, ऊर्जा जो होती है ना, वो ना तो उत्पन्न करी जा सकती है, ना उसका विनाश कर सकते हैं, मतलब समाप्त नहीं कर सकते उसको, लेकिन वो अपनी स्वरूप को बदल सकती है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में। तो अब यहाँ पे बताओ, क्या एनर्जी का कोई लॉसेस नज़र आ रहा है? भाई नहीं, तो वो ख़त्म हो सकती है, समाप्त भी नहीं हो सकती और उत्पादन भी नहीं कर सकते। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी में क्या लॉसेस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है। तो अगर मैं दूसरे और तरीके से बोलूँ इसी स्टेटमेंट को समझने के लिए, तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा,
और क्या देखने को मिल रही है चीज़ें, और देखने को चीज़ें मिल रही है जो टोटल अमाउंट है एनर्जी का किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ क्लोज्ड सिस्टम remains कांस्टेंट। क्या नज़र आया? तो जो टोटल एनर्जी है किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगी वो? कांस्टेंट होने वाली है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये वाला स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम अगर स्पेसिफाई करें तो वो क्या है? कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी। किसी भी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को अगर समझे एज ए मैथमेटिकली, अगर हम समझे, अगर हम विद फॉर्मूला के साथ समझे, अब मैं आपको आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बेटे, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। डेस्क्रिप्ट 1 मिनट। डिस्क्रिप्शन विद फॉर्मूला। अब हम इसको फॉर्मूले के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या है? एक सिस्टम है, और किसी भी सिस्टम, ये क्या, एक मिनट, क्या हो गया? सिस्टम। अक्सर मैं आपको सिस्टम कुछ ऐसे ही बना के दिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ, है ना, तो आपको इसी तरीके से समझ में जल्दी आ जाएगा चीज़ें। तो अब हम बात करें किसी भी सिस्टम की, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है, तो किसी भी सिस्टम की स्टेट में कोई भी चेंज हो रहा है तो वहाँ दो चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। हीट का ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र दोनों देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, है ना। हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र दोनों देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ, when a system undergoes a change of state। अब स्टेट कैसे चेंज होगी? वो स्वतः तो होगी नहीं, अपने आप तो होगी नहीं। स्टेट में चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, या ड्यू टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के कारण किसी भी स्टेट में चेंज हुआ, है ना, या आप कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। देन हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर takes place। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब
ये घटना होती है, ये सिस्टम अपनी स्टेट में चेंज करता है, तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा? हीट का ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो जब हीट और वर्क ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा तो हम क्या देखेंगे कि जो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र स्टोर्ड हुई है सिस्टम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टोटल एनर्जी। अब ऐसे समझो कि मान लीजिए हमारे पास क्या है? डी क्यू, सिस्टम के अंदर कोई क्यू है, ये क्यू दिया गया है, हीट का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। सिस्टम से हमें क्या मिलेगा? डब्लू, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो वो डब्लू होगा। प्लस सिस्टम के अंदर एक चीज़ और होगी मेरे प्यारे बच्चे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो डी यू प्लस डी डब्लू। ये क्लियर है? सभी को ये चीज़ समझ में आई? ठीक, तो ये फॉर्मूला बना। अगर हमें यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो डी क्यू माइनस डी डब्लू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और यहाँ वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? P इंटू डी वी। कि सर समझा दो, P डी वी समझ नहीं आया। कि सर समझा दो कि P डी वी समझ नहीं आया। ठीक है, कोई नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे चीज़ें समझ में थोड़ी सी शायद आपको आ जाए। इसके अंदर मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, ये पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट और क्लोज्ड सिस्टम मान के चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। हमने इसको क्या दिया है? हीट दिया है। और जब हीट दिया है, ये कैसा हो जाएगा? पिस्टन कैसा होगा? मूवेबल होगा, ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे, ठीक। तो जब गैस इसके अंदर है, गैस क्या है? यहाँ पे सिस्टम है, क्यों? इसको मिलने से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसके द्वारा एक प्रेशर एग्जर्ट होगा इस पिस्टन पे P। और हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर यहाँ पे वॉल्यूम क्या था मेरे प्यारे बच्चे? V1, तो कुछ देर बाद आप देखोगे ये पिस्टन आपको अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। और जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो नया वॉल्यूम जो हमें सिस्टम में देखने मिलेगा वो मिलेगा V2। पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ फोर्स क्या लगा है? P। तो आप देखो इस डी डब्ल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं? P इंटू V2 माइनस V1। क्लियर? आगे देखो, वेयर कीजिए, वेयर मतलब जहां पर डी वी इक्वल टू V2 माइनस V1, ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। गॉट इट? ठीक है। डी क्यू क्या है? चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर। और डी यू क्या है? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और ऐसा करेंगे जीवन में कभी आप भूलोगे नहीं, आपको पता चलेगा।
अब आप देखोगे एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक ही वीडियो में खत्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करेंगे, और एप्लीकेशंस में कोई वर्ड ऐसा होगा जो मान लीजिए आपके लिए फैमिलर नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फैमिलर नहीं है, क्योंकि 10th और 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हैं, तो वो फैमिलर होगा। हम डीपली उसको स्टडी करेंगे जब हम स्टीम में पढ़ेंगे, है ना, सबस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ चीज़ें हम डीपली इस चीज़ को पढ़ेंगे। और आने वाले टाइम में हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पे बात करेंगे, साइकोमेट्रिक्स पे बात करेंगे, प्रॉपर विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ मैं रिलेट करके आपको आरएसी पढ़ाने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्या होगा, पहली एप्लीकेशन, टू फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस, टू फाइंड द latent heat of vaporization, okay। वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लेटेंट हीट क्या है, ठीक है, लेटेंट हीट क्या चीज़ है इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशंस क्या है, 10th 12th स्टैंडर्ड के बच्चे इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि छोटी छोटी टर्म्स तो आपको पता होगी, लेकिन हम डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए कि लेटेंट हीट वेपोराइजेशंस को फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या होगा भैया, दूसरा होगा टू कैलकुलेट द क्वांटिटी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइडल गैस, ठीक है, टू calculate the quantity to raise temperature of an ideal gas। आइडल गैस क्या होता है, अभी जब हम लॉ को पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होने वाला है वो गैस लॉज होने वाला है, उसमें हम बहुत डीप जा कर के स्टडी करने वाले हैं गैसेस के बारे में, रियल गैसेस, आइडल गैसेस, परफेक्ट गैसेस एंड गैस लॉज, है ना, सब चीज़ पढ़ेंगे, कुछ नहीं छूटने वाला हमारे यहाँ से, हम कुछ छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो आइडल गैस टू रेज द टेम्परेचर, तो कितनी क्वांटिटी, टू कैलकुलेट द क्वांटिटी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन आइडल गैस, आइडल गैस के टेम्परेचर को रेज करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, ये चीज़ें मुझे किससे पता चलेगी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता चलने वाली है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही इसी टॉपिक से आते हैं, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चे। Limitation of first law of thermodynamics.
डायनामिक्स। वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फोकस करना है किस पे, अपने टॉपिक पर, अपने कंटेंट पर, ठीक है। और जो कंटेंट हम दे रहे हैं टॉप क्वालिटी का दे रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओगे प्राइवेट सेक्टर में तो वो इससे बाहर क्या पूछेगा, इतना तो उसको मुझे नहीं लगता वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इतना डीपली पूछेगा भी, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या हो सकती है इसकी लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन हम बताने जा रहे हैं, द फर्स्ट लॉ does not give information about डायरेक्शन। जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है वो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं देता। कैसे वो भी बताऊंगा। क्या इंफॉर्मेशन किस तरीके से, देखो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए हीट हमारी क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। हीट फ्लो करती है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ जीवन में कभी आप भूलोगे नहीं, मैपिंग कर दूंगा आपके माइंड में इस चीज़ को। आप ये बताइए कि जो हीट का जो फ्लो होता है, हीट फ्लो होती है किसके कारण होती है, टेम्परेचर डिफरेंस, गॉट इट, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। हीट फ्लो होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ये हमें पता चल गया। टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ होगा और कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है ए एंड बी, ठीक। इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और ये एक दूसरे के क्या आ रही है, कांटेक्ट में आ रही है। मान लीजिए अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, तब यही तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इट मीन्स या आप ऐसे बोलो T2 लेस देन T1। T2 का जो टेम्परेचर है, जो बॉडी है बी, उसका टेम्परेचर T2 है, अगर उसका टेम्परेचर T1 से कम है तो हीट फ्लो होगी। क्या होगा, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, क्लियर, हीट का ट्रांसफर होगा। बट हमें यहां पता नहीं है, हीट तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ए से बी में हो रही है, बी से ए में हो रही है। देयर इज नो प्रोडिक्शंस। क्या भविष्यवाणी करें हम यहाँ, हमें कैसे पता चले कि हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा कि हीट ए से बी में जा रही है या बी से ए में जा रही है, कुछ नहीं पता। तो हमें डायरेक्शन का नहीं पता। हीट तो फ्लो हो रही है दो बॉडी के बीच में, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन हीट फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो नहीं पता हमें, ठीक है। क्लियर कि पहली लिमिटेशन हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता। सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड क्या होने वाली है भाई, फर्स्ट लॉ मैं लिख देता हूं एक बार। फर्स्ट लॉ डज नॉट हेल्प टू predict help to predict
whether the certain process is possible or not। नहीं समझ में आया सर, इसको समझा दीजिए। समझाएंगे विद एग्जांपल के साथ, बहुत शानदार तरीके से आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ा रहे हैं। इतना आपको मिलेगा नहीं कंटेंट, इसको भी बताते हैं। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ हमें हेल्प ही नहीं करता कि प्रोसेस पॉसिबल है भी या नहीं। वो कैसे, वो भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, ध्यान दे कीजिए। वर्क क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी। हीट क्या है? लो ग्रेड एनर्जी। वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है एंड हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है। मैंने लास्ट प्रीवियस पुराने जो लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हीट एंड वर्क पढ़ाया है, उसमें आपको बताया भी है कि जो वर्क है फुल्ली कन्वर्टेड है हीट एनर्जी में, लेकिन हीट क्या है? फुल्ली कन्वर्टेड नहीं है वर्क में। ठीक है, ड्यू टू, क्योंकि वर्क क्या है? एक हाई ग्रेड एनर्जी, हीट क्या है? एक लो ग्रेड एनर्जी। तो हमें यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी पॉसिबिलिटीज, उसकी प्रोडिक्शंस में हमें हेल्प नहीं मिलती। अच्छा, इस चीज़ को हम कहाँ समझेंगे? बहुत अच्छे तरीके से इसे समझेंगे हम PMM, जिसे बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। और परपेचुअल मोशन मशीन को मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ। तुम्हें इसमें क्या हो रहा हो, थोड़ा डाउट हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, डाउट को बना के रखो, है ना। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जब मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के बाद PMM पढ़ाऊंगा तब ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि PMM अभी यहाँ से पढ़ाऊंगा तो आपको सेकंड लॉ भी पढ़ना पड़ेगा पहले, है ना। तो आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करें, ये हमारा मोटिवेशन का काम करती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर तो बिल्कुल करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।